नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। रिया के मन में क्या है? सुशांत की मौत के बाद ये सवाल हर किसी के मन में है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एएनबी न्यूज की दर्शकों से अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार में किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच करवाएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण यह भी है। इसलिए अगर किसी में लक्षण दिख रहे हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें। एएनबी न्यूज आपसे ये अपील करता है कि तुरंत जांच कराएं और वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। अभिनेता सुशांत राजपूत के मामले पर हर किसी की नजर है और लगातार सीबीआई और ईडी मामले में जांच को आगे बढ़ा रही हैं और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। आज भी ईडी के सामने रिया पेश हुई हैं और रिया के साथ साथ फ्लैटमेट सिद्धार्थ पीठानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के साथ उनके पिता और भाई के अलावा उनकी पूर्व मैनेजर और सुशांत की बिजनेस मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी भी वहां पर पहुंची हैं। श्रुति मोदी का नाम सीबीआई ने भी अपनी एफआईआर में शामिल किया है। आपको बता दें कि रिया से पहले श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर भी रही हैं और ऐसे में ईडी को रिया और सुशांत से जुड़ी कई अहम बातों का पता श्रुति से लगने की उम्मीद है। अब ईडी भी उनसे सुशांत और रिया से संबंधित सवाल पूछेगा। रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक और पिता इंद्रजीत के साथ ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंच चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनसे शुक्रवार को भी पूछताछ हुई थी। उसके बाद उनके भाई से 18 घंटे तक पूछताछ की गई और इस बार रिया के पिता इंद्रजीत से भी पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि पिछली पूछताछ में रिया ने ईडी के कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया था। माना जा रहा है कि इस बार और गहराई के साथ सख्त पूछताछ हो सकती है। रिया से उनकी प्रॉपर्टी और आमदनी के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पीठानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एक तरफ ईडी की पूछताछ जारी है तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई को लेकर के दो राज्यों की सरकारें आमने सामने हैं। सीबीआई जांच के बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मान लिया है। इसके आधार पर अब सीबीआई की जांच शुरू भी हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस की जांच को बेहतर बताते हुए आरोप लगाया कि बिहार और दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पर्दे के पीछे से बड़ी साजिश चल रही है। संजय राउत के इस बयान पर बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने संजय राउत से पूछा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच से क्यों घबरा रहे हैं। इस केस में बड़े लोगों की संलिप्तता है और महाराष्ट्र सरकार ऐसे हाई प्रोफाइल अपराधियों को बचाने में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में अब शिवसेना नेता संजय राउत ने कई अहम सवाल सुशांत और उनके परिवार पर ही उठाए हैं। संजय राउत का दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिता केके सिंह के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। संजय राउत ने मुखपत्र सामना में छपे एक लेख में ये दावा किया है। उन्होंने सवाल किया है कि सुशांत सिंह कितनी बार अपने पिता से मिलने के लिए पटना गए थे। उन्होंने कहा सुशांत सिंह की मौत के पीछे की सच्चाई बाहर ना आ सके, इसलिए इस मामले पर राजनीति की गई और मुंबई पुलिस से इस केस को छीन लिया गया। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी का दौर शायद तब तक जारी रहने वाला है जब तक बिहार में चुनाव नहीं हो जाते या फिर जांच पूरी होने के बाद इस मामले का खुलासा नहीं हो जाता। बहरहाल इस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है और ईडी का शिकंजा भी रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों पर कसता हुआ नजर आ रहा है। मामले में रिया चक्रवर्ती के साथ उनके पिता और भाई के अलावा उनकी पूर्व मैनेजर और सुशांत की बिजनेस मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी से भी पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज।
तो लगातार इस मामले पर पूरे देश की नजर बनी हुई है ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। और इसके अलावा जो भी मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा भी सामने आया, बैंक से धोखाधड़ी का भी इस पूरे मामले में ये आरोप लग रहे हैं रिया चक्रवर्ती पर कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पैसा है उसे हड़पने के लिए रिया चक्रवर्ती ने ऐसा किया है। और इसी मामले को लेकर के अब सीबीआई को भी ये पूरा मामला सौंप दिया गया है और सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है और वहीं ईडी भी अब पूछताछ कर रही है और पिछले कई दिनों से पूछताछ जारी है लगातार। और आज भी रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने पेश हुई हैं और रिया चक्रवर्ती के साथ साथ रिया के भाई, पिता और इनके जो बिजनेस मैनेजर रह चुकी हैं श्रुति मोदी, वो भी वहां पर पहुंची है। और इसके साथ ही सिद्धार्थ पिठानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो कई लोगों से बातचीत लगातार जारी है। सत्य प्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सत्य प्रकाश जी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, रिया चक्रवर्ती को दोबारा जो है ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया है। आपको जानकारी दें कि रिया चक्रवर्ती के साथ उनके भाई, उनके चाचा, उनको सीए और सहित उनके जो कॉमन फ्रेंड थे उनको भी एक साथ जो है ईडी ने बुलाया है। फिलहाल पूरा जो केंद्र है उनके भाई शोभिक और रिया चक्रवर्ती के बयान को लेकर वापस से जो पूछताछ होनी है। आपको बता दें कि पिछले दिन जो करीब 9.5 घंटे रिया चक्रवर्ती से और वहीं शोभिक से करीब 18 घंटे जो पूछताछ हुई थी, उस जो तथ्य मिले थे उस तथ्य का निचोड़ लेते हुए एक बार फिर से जो है इन सबको एक साथ बुलाया गया है और पूछताछ की जा रही है। जी, इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब जो है ईडी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि जिन सवालों का जवाब अभी तक रिया चक्रवर्ती ने नहीं दिया है उन सवालों के जवाब लेने के लिए सख्ती से भी पेश आ सकती है ईडी। देखिए, रिया चक्रवर्ती जिस वक्त पूछताछ किया तो उस वक्त बार बार ये बहाने बना रही थी कि बहुत से सवालों के जवाब में उन्होंने कहा हमें याद नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनके भाई शोभिक ने जानकारी दी है, अकाउंट जो ट्रांजैक्शन हुआ है करीब 3 से 4 बार उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन, उसको लेकर जो मामला खुला है। वहीं दूसरी तरफ जो 80 लाख का जो फ्लैट है खार में और वहीं नवी मुंबई का जो फ्लैट है, उनकी फंडिंग कहाँ हुई है, कैसे हुई है, क्या माध्यम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस तरह से पूरी जो है पूरे जो इस रैकेट को अंजाम दिया गया है, उस पूरी जानकारी में अब जो है कि अहम जो खुलासे होने की तैयारी में है। जी सत्य प्रकाश, इसके अलावा क्या कुछ ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं देना चाहती है रिया चक्रवर्ती? देखिए, रिया चक्रवर्ती ये बार बार कर रही है कि 15 करोड़ का जो मामला है विड्रॉल नहीं हुआ है। हालांकि अब ईडी जो है पूरी तरीके से आश्वस्त होना चाहती है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, किसके माध्यम से हुआ है, किन किन लोगों के अकाउंट में गया। वहीं दूसरी बात, जो नवी मुंबई का फ्लैट है वो किसके नाम पे है और अगर रिया चक्रवर्ती के पिताजी के या परिवार वालों के नाम पे है तो उसकी फंडिंग किसने किया और कैसे किया है, इन सारी जानकारी के लिए लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ लगातार उनके सीईओ को भी बुलाया गया है कि जो फंडिंग का सोर्सेस बनाया गया था वो कैसे बनाया गया था, जो पेपर तैयार किया गया है वो किस तरह से तैयार किया गया, वो तमाम सारी बातें जो है अब एक साथ लोगों के सामने हो गई। तो जो तथ्य निकल के आएगा उससे जो है मुख्य निचोड़ तक पहुंचने की कोशिश में ईडी कर रही है। जी, और सत्य प्रकाश, जिस तरीके से फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ को भी बुलाया गया है और इसके अलावा श्रुति मोदी को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए, उनसे किस बारे में पूछताछ की जानी? देखिए, श्रुति मोदी उनकी पुरानी मैनेजर थी जी, और उनके पास जो है जो रिया चक्रवर्ती और सुशांत के जो तमाम जानकारी है वो रिया चक्रवर्ती श्रुति मोदी जो है कहीं न कहीं ये पूरे मामले में भी संलिप्त पाई गई है, इसलिए उनको बुलाया गया है। और उनसे भी जानकारी हालांकि साथ में इसलिए बुलाया गया है कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या स्टेटमेंट देगा, सारी चीजें सब लोगों के सामने रिकॉर्ड होगा। वो रिकॉर्ड कहीं न कहीं ईडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी सत्य प्रकाश, जिस तरीके से ईडी लगातार ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे में सीबीआई की तरफ से जांच में अब क्या कुछ किया जा रहा है, इस बारे में भी ताजा अपडेट? सत्य प्रकाश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरीके से ईडी लगातार पूछताछ कर रहा है और अब सीबीआई की जांच के बारे में क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी फिलहाल करीब 3.5 घंटे का वक्त हो गया है। बारी बारी से सबको जो है अलग अलग स्टेटमेंट लिया जा रहा है, रिकॉर्ड भी किया जा रहा है।
अंदर से खबर ये आ रही है कि रिया चक्रवर्ती को जो है थोड़ी देर और रोक के जो है इस पूरे जो इसका बाकी 4-5 लोगों का स्टेटमेंट आएगा, उसके ऊपर जो है उनसे पूछताछ की जाएगी और आखिरी वक्त में उनसे जो है पूरे सवालों के जो जवाब ऑलरेडी ईडी तैयार करके रखी है, लंबी लिस्ट उनके पास है, उसका जवाब लेगी, उसके बाद जो है छोड़ेगी। फिलहाल ये अब तक नहीं तय हो पाया है कि किस मुद्दे को लेकर अभी अहम जो एजेंडा बनाया गया है, लेकिन बात ये साफ तौर पर कही जा रही है कि नवी मुंबई का जो फ्लैट है उसकी फंडिंग कैसे और किसने किया है, कहां से हुआ, उसको लेकर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसी जानकारी अब तक मिल पाई। जी, इसके अलावा और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सियासी बयानबाजी भी जारी है और शिवसेना की तरफ से तमाम अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं। कई बार ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में राजनीति, इसलिए बिहार में चुनाव है इसलिए राजनीति की जा रही है इस मामले पर, और अब परिवार पर भी सवाल उठा दिए गए हैं कि परिवार के साथ भी संबंध सही नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत के। देखिए, राजनीति में स्टेटमेंट बयानबाजी करना वो तो आम बात है, आप भी समझते हैं। सामना में जिस तरह से बताया गया है कि सुशांत के परिवार का उनके पिताजी के साथ संबंध शायद अच्छे नहीं थे, या उनके पिताजी का जो संबंध था वो सुशांत को पसंद नहीं था, इसलिए सुशांत जो काफी नाराज रहा करते थे, बिहार नहीं जाया करते, मतलब अपने पैतृक गांव जो वहां नहीं जाया करते थे। लेकिन जिस तरह से जानकारी आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है। शिवसेना चाहती है कि जो मोड़ है, जो मुद्दा है, जो ईडी एजेंडा बना रही है, उस एजेंडे से भटकाने के लिए संजय राउत ने इस तरह का बयानबाजी किया है। फिलहाल इस पे ईडी जो है बाद में विचार करेगी। फिलहाल जिनका स्टेटमेंट आज हो रहा है, होने के बाद ईडी एक निचोड़ पे जाएगी, उसके बाद जो है राजनीतिक फैसले जिस तरह से आ रहे हैं उस पे सवाल जवाब करेगी। जी, और इसके अलावा जिस तरीके से सत्य प्रकाश से दूसरी शादी की बात कही गई है सुशांत सिंह राजपूत के पिता की, तो आप परिवार की तरफ से यह कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की कोई दूसरी शादी हुई ही नहीं है, तो ऐसे में आखिरकार ऐसा कैसे कह सकते हैं संजय राउत? देखिए, संजय राउत एक पॉलिटिकल नेता है, शिवसेना के पक्ष से है। शिवसेना अभी कटघरे में खड़ी होने की कगार पे आ गई है। जिस तरह से सुशांत और रिया चक्रवर्ती ने तमाम राज खोले हैं, इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं शिवसेना बैकफुट पे है। अब इस पूरे मुद्दे से भटकाने के लिए संजय राउत का इस तरह से बयानबाजी करना। सत्यप्रकाश आपको रोकना चाहूंगा, सत्यप्रकाश जी आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच हमारे साथ आनंद दुबे जुड़ गए हैं, शिवसेना नेता हैं। और आनंद दुबे जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार, जय महाराज। बोलिए जी। आनंद जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले पर, जैसे कि राजनीति हो रही है रिया चक्रवर्ती वाले मामले पर, और ईडी सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है और सियासी पारा उफान पर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मामला न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रही है। जी, सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है, बिहार पुलिस जांच कर रही है, सब एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। जी। तो इसमें नेताओं का मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष रोल है, चाहे किसी भी राज्य के नेता हो, बिहार के नेता हो चाहे महाराष्ट्र के नेता हो। अगर एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, तथ्य को इकट्ठा कर रही हैं, सबूतों को इकट्ठा कर रही हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे प्रकरण में मैं देखता हूं कि सुशांत सिंह की हत्या कैसे हुई, इस पर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। सुशांत सिंह ने आत्महत्या की कि उनकी हत्या हुई, ये एक जांच का विषय है। बाकी बहुत सारी चीजों को तोड़कर जो मीडिया में हम सब देख रहे हैं, तो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई अर्थ है। और यह मामला अगर न्यायालय में चल रहा है और सीबीआई और ईडी इसकी जांच कर रही है, तो नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी नेताओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जी, आनंद दुबे जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि इस पूरे मामले पर नेताओं को राजनीति करने से बचना चाहिए, सियासी बयानबाजी करने से बचना चाहिए, लेकिन संजय राउत शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, और ऐसे में वो ये दावा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की 2 शादियां हुई हैं, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के संबंध उनके परिवार से ठीक नहीं थे। जी, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है, उनके कहने का तात्पर्य क्या है। जी, अब संजय राउत जी से अगर आप इसके बारे में पूछेंगे तो वो बखूबी बता पाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यह मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय मतलब, न्यायालय का अर्थ है कि पुलिस, ईडी भी हमारे संविधान का एक हिस्सा है। बिल्कुल। न्याय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वो जांच कर रही है। अब चूंकि सुशांत सिंह रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन उनका जो
कैरियर, उनकी जो लोकप्रियता है महाराष्ट्र से भी जुड़ी है, मुंबई से जुड़ी है। तो जरूर मुंबई कर भी उनको पसंद करते हैं, पूरा देश पसंद करता है। तो हर आदमी यही चाहता है कि सुशांत सिंह की जो मौत हुई है वो किन कारणों से हुई है, क्या आत्महत्या हुई थी या उनकी हत्या हुई थी, यही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण का विषय है। लेकिन अब इसको इतना तोड़ मरोड़ कर जिस ढंग से दुनिया की निगाह में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इससे थोड़ा सा दुख होता है कि व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है जी, और उसके बारे में ऐसी चीजें सुनने मिलती हैं। तो थोड़ा सा मीडिया को भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उनकी जांच पर फोकस बना के रखें, ना कि कौन नेता क्या कह रहे हैं उस पर फोकस हो। बिल्कुल आनंद दुबे जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 2 महीने हो गए हैं, अभी तक मुंबई पुलिस के हाथों में इसकी जांच थी। अगर बिहार पुलिस ने जांच करने की कोशिश की तो महाराष्ट्र सरकार ने उसका विरोध किया, और अब ये मामला बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन अभी तक कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शिवसेना ने, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई है सर इस मामले को लेकर के। देखिए, 2 विषय जी, मुंबई में उनकी आत्महत्या हत्या जो भी अभी फिक्स नहीं है क्या हुआ था जी, तो मुंबई में पहला मुंबई पुलिस को अधिकार है इसकी जांच करने का जी। अगर मुंबई पुलिस इसकी जांच नहीं कर पा रही है तब आप किसी भी एजेंसी से इसकी स्वतंत्र जांच कराए, किसी को कोई परहेज नहीं है। लेकिन जांच चलते हुए अचानक एक दिन बिहार में एक एफआईआर हो जाता है, उस एफआईआर को लेकर वहां की पुलिस यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आ जाती है, उसके बाद एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बनकर और फिर सीबीआई के पास ये चला जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान से देखने की जरूरत है कि क्या इसमें राजनीति तो नहीं हो रही है। बिहार में आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या बाकी और पार्टियां भी जो कल तक हमारी मित्र पक्ष थी, क्या कहीं इसमें राजनीति तो नहीं कर रही है? तो देखिए, जिस प्रकार मुंबई पुलिस है उसी प्रकार बिहार पुलिस है। इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस तो एक ही पढ़ाई होती है, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप पढ़िए। जी बिल्कुल। तो अगर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बहुत सारे अधिकारी तो आपस में बैचमेट भी होते हैं, तो क्या वो एक दूसरे से बात नहीं करते होंगे? कानून तो सबके लिए बराबर है। तो बहुत सारी चीजों को इसमें देखने की जरूरत है। सीधा सीधा महाराष्ट्र सरकार पे आरोप लगा देना, मुंबई पुलिस पे आरोप लगा देना कि ये अरे यही मुंबई पुलिस है जिसने बड़े से बड़े केस सॉल्व किए हैं, बड़े से बड़े आतंकवादियों को फांसी पर लटकाया है, बड़े से बड़े क्रिमिनल को पकड़कर उन्हें सजा दी है। तो अचानक क्या ऐसी घटना घट जा रही है कि पूरी की पूरी पुलिस को आप सवाल में ले रहे हैं? जी आनंद दुबे जी, कहना चाहिए कि हाँ, हो सकता है कि कुछ अधिकारी लापरवाही कर रही, पूरी मुंबई पुलिस कैसे दोषी हो सकती है भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ नीरज कुमार जुड़ गए हैं जेडीयू से। सर आपका स्वागत है। ये धन्यवाद। जी नीरज जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? जिस तरीके से आनंद दुबे जी शिवसेना से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को दोषी ठहराया गया है इस पूरे मामले को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से, और बिहार में चुनाव है इसलिए इस मामले को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। बिहार सरकार में कोर्ट चला रही है क्या? न्यायालय चला रहे हैं कि हम दोषी ठहरा रहे हैं? अरे सीधे तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में यूडी केस दर्ज हुआ। यूडी केस के इन्वेस्टिगेशन का अधिकार पुलिस को रहता, उसको क्लोज कर दिया था, उसको कोर्ट में नहीं भेजा जाता है। यह बहुत आवश्यक है जानना। यूडी केस की जांच की प्रक्रिया यह है कि पुलिस घटना का यूडी केस के रूप में दर्ज करती है। हेलो जी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस अनुसंधान कर करके उस फाइल को क्लोज कर देती है। यही प्रक्रिया है। 40 दिन हो गए, जगह जगह सवाल उठ रहे थे। तो क्या यूडी केस के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, क्या वह उस विषय पर कोई जांच की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई? नहीं की गई। उसके बाद उनके पिता ने पटना के राजीव नगर थाना में मुकदमा दर्ज किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 156(2) यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मुकदमा दर्ज करता है तो उसके क्षेत्राधिकार में अगर वह घटना स्थल नहीं है तो पुलिस, उस राज्य की पुलिस अथवा वहां सक्षम पदाधिकारी सूचित करके जाती है। पुलिस गई जांच कर। मुंबई में कोविड-19 के चलते आपने एक मानक बनाया कि पुलिस की, वैसे पुलिस पदाधिकारी या कोई भी बाहर से आने वाले को हम क्वारंटाइन करने का एक नीति आपने तय किया। आखिर आप एक पदाधिकारी को क्वारंटाइन कर रहे हैं,
आप यह सवाल कर रहे हैं और राजनीतिकरण यह कर रहे हैं कि आप सामना में आलेख छाप रहे हैं। भाई जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है तो बेचैनी किस बात की? बेचैनी नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो भी अपना पक्ष रखना है, महाराष्ट्र सरकार अपना पक्ष रखेगी, बिहार सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, लेकिन ये आलेख 40 दिन तक जांच की प्रक्रिया पर चुप्पी साधे रहना, पुलिस पदाधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी ईमेल कर करके भेज रहे, सारा प्रक्रिया सुनिश्चित करके उनको क्वारंटाइन किया जाना, और लग रहा था कि पुलिस सेवा के पदाधिकारी नहीं अपराधी हैं और कोविड-19 के मानक का भी अनुपालन आप नहीं कर रहे हैं और पुलिस पदाधिकारी को आपने किया। तो ये प्रथम दृष्टया ही लगता है कि कहीं न कहीं कोई परेशानी थी। इसलिए मुंबई पुलिस के इकबाल का सवाल नहीं है, सवाल इस देश के संघीय ढांचे का और जो देश के संविधान ने भारतीय दंड संहिता की धारा 156(2) बनाया है उसके अनुपालन का। जी आनंद दुबे जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से आरोप है आप पर? नहीं, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं कि ठीक है, आपने सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई और ईडी अब इस मामले की जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। मैं तो पहले यही कह रहा हूं कि नेताओं को इसमें बयानबाजी से बचना चाहिए, चाहे किसी भी दल के नेता हो। अगर हमारी संविधान की प्रक्रिया, हमारे पुलिस ऑफिसर जो कि भारत पूरे विश्व में जाने जाते हैं, हमारे अगर अधिकारी जांच कर रहे हैं तो जांच हो जाएगी। इसमें रोज एक तथ्य को खुरोदना, रोज सरकारों पर हमला करना बंद होना चाहिए। जी नीरज कुमार जी, जिस तरीके से आनंद दुबे जी कह रहे हैं शिवसेना से, वो कह रहे हैं कि राजनेताओं को इस पर बयानबाजी जो है वो बंद कर देनी चाहिए। जी, वो भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी बिहार के पदाधिकारी थे। जी आनंद दुबे जी, सवाल तो उठेंगे आप पर, क्योंकि मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल सीधा है जी, मेरा सवाल लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित कोई पुलिस पदाधिकारी की पदाधिकारी है, आप अगर क्वारंटाइन करिएगा तो ये सवाल नहीं खड़ा होगा। नहीं, तो क्वारंटाइन करना तो गृह मंत्रालय ने जारी किया गाइडलाइन था, ये प्रक्रिया तब हुई ना। सीबीआई जांच के पहले की प्रक्रिया में का सवाल उठा रहा हूँ। नहीं, अभी आप नागरिक के तौर पर ये कर रहा हूँ कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के पिता कोई अधिकार है कि नहीं है? आप क्या लेख लिख रहे हैं, इससे क्या फायदा आपको मिल रहा है? हम तो कह रहे हैं कि भाई जब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया, जांच की मांग उठाई, उसको भारत सरकार ने मंजूर किया और अब सीबीआई की जांच हो रही है। अब तो सब लोग शांति बना के रखिए और ये देखिए कि क्या नतीजा निकलता है। आनंद दुबे जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यह सलाह सामना वाले को क्यों नहीं दे रहे हैं? सभी के लिए है, सलाह सभी के लिए है। हमारे किसी अखबार में लिखा, जो भी राजनीति कर रहा है, जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है, वो सभी के लिए है कि सब लोग शांति बनाए रखें और देखिए कि सीबीआई क्या निकाल के आती है। हम न्याय दिलाने के पक्षधर हैं, लेकिन अब आप जब किसी पुलिस पदाधिकारी का मनोबल तोड़िएगा, इस पर टिप्पणी तो आएगी ना। अभी मैंने पहले ही कहा, प्रक्रिया को बाधित करेगा तो आएगा। उन्होंने खुद, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, उसका सम्मान सर्वोपरि है क्योंकि वो पढ़ाई कर आया है। जी आनंद दुबे जी, अगर वो पढ़ाई करके आया है, एक साथ आपने जैसे बताया कि आईपीएस के कई अधिकारी एक साथ भी पढ़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, लेकिन अगर जो पुलिस के कर्मचारी बिहार से गए थे उनको वहां पर काम करने दिया गया और एक आईपीएस अधिकारी को वहां पर क्वारंटीन कर दिया गया, तो सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही ना। नहीं, बिल्कुल उठेंगे। तो उसी के बाद तो सीबीआई की मांग उठी और उसी के बाद तो सरकार ने सीबीआई को ये केस दिया। अब चूंकि महाराष्ट्र सरकार का इसमें रोल नहीं था, मांग किया बिहार आनंद दुबे जी, दिया केंद्र सरकार ने। आनंद दुबे जी, सरकार और जेडीयू आपस में पार्टनर है। इसी जमाने में हम भी केंद्र सरकार के पार्टनर थे। जी बिल्कुल, राजनीति की एक पहिया है, वो चलते रहती है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद दुबे जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है क्योंकि जिस तरीके से आपकी तरफ से जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो रवैया देखने को मिला, उससे सवाल तो उठेगा ही। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने आपत्ति दर्ज करवाई है सीबीआई जांच को लेकर के, आखिरकार डर क्यों है महाराष्ट्र सरकार में, यही तो सवाल है। कोई डर नहीं है, मैं तो हैरान हूं इस बात को कि ये डर का नाम क्यों दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से आपने सीबीआई को दे दिया, अब सीबीआई ये जांच तय करके आपको बता देगी, जनता को बता देगी, इसमें हम डर कह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जी नीरज कुमार जी, जब सीबीआई के पास जांच चली गई है, ईडी और सीबीआई अब इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आखिरकार विवाद क्या रह गया? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं जी। यह विनय तिवारी जी को जब वहां पर क्वारंटाइन किया गया जी, उस समय सीबीआई जांच की अनुशंसा हो गई थी क्या?
वो हमारे पुलिस पदाधिकारी वहाँ बिहार के गए थे जी, जिसे लग रहा है कि वो चोरी छिपे भाग रहे थे, उनको साक्ष्य नहीं दिया जा रहा था जी। भाई आपको तो सीधे ये परिस्थिति भी पैदा किया तो आपने किया है, महाराष्ट्र की सरकार ने पैदा किया जी, क्योंकि तथ्यों को छिपाने की मंशा के तहत आप कोविड-19 के अपने द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कर रहे थे जी। तो सवाल तो खड़ा होगा, नेचुरल है ये सवाल खड़ा होगा। अब भाई डीजीपी किसी राज्य का फोन करे, उस पर फोन को पिक नहीं करेगा कोई आदमी। एडीजी भाई देश के अंदर में तो संघीय ढांचा है ना जी, परस्पर से। अब मुंबई के अंदर में कोई नागरिक अगर बिहार का रहने वाला व्यक्ति कोई अपराध करेगा तो यहाँ पुलिस आएगी तो उसको जांच में सहयोग नहीं करेंगे। यहाँ का मुंबई में रहने वाला आदमी अगर यहाँ अपराध करेगा वहां जाएगा जांच करने के लिए तो वहां की पुलिस सहयोग नहीं करेगी। ये क्वारंटाइन करने की नीति ही इनके लिए घातक हुआ। जी, जी। लेकिन अब क्या कुछ लगता है आपको, क्या अब आपको जल्द ही न्याय मिल पाएगा? क्या सुशांत सिंह राजपूत को जो न्याय दिलवाने के लिए बिहार सरकार ने जो पहल की है, सीबीआई को यह मामला दिलवाया गया है, और अब आपको क्या उम्मीद है? नहीं, हमारी उम्मीद है जी कि राज्य सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते विधि सम्मत तथ्यों के आधार पर जो भी साक्ष्य हमारे पास थे वो साक्ष्य भी हम लोगों ने समर्पित कर दिया है। तो हमारी उम्मीद है कि सीबीआई जल्द से जल्द, क्योंकि देश यह जानना चाहता है जी कि भाई ये यूडी केस, यूडी से एफआईआर, एफआईआर से क्वारंटाइन करना, ये सारी प्रक्रिया जो चली है तो देश की जनता की भी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द त्वरित न्याय जो का दूध पानी हो जाए, सच जो है वो बात बिल्कुल इसमें हम सब सहमत हैं। जी। आनंद दुबे जी, आप भी सहमत हैं, नीरज जी आप भी यही चाहते हैं कि जल्द ही न्याय मिले, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस आखिरकार कर क्या रही थी? क्योंकि करीब करीब 2 महीने होने को हैं, लेकिन अभी तक कोई भी खुलासा मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं किया गया। अरे भाई, तो ये जांच का प्रक्रिया है, यही अपनी वही बात। अब आप कल से ये पूछना शुरू कर दें कि सीबीआई क्या कर रही है, 2 दिन हो गए सीबीआई क्या कर रही है। अरे ये तो एक जांच की प्रक्रिया होती है ना जी। अगर कोई भी चीज घटित हुई है, कोई दुर्घटना हुई है तो उसमें तो जांच में ही पता चलेगा ना, तो अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर हम रोज उसको पूछेंगे अभी कहाँ तक पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल, जांच से पता चलेगा, लेकिन किसी पर भी एफआईआर ना होना और किसी भी तरीके की कोई डिटेल सार्वजनिक ना करना या फिर किसी भी बारे में जानकारी ना देना, इसीलिए तो बिहार में एफआईआर दर्ज करवाया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ था किसी पर। पिछले 1.5 से 2 महीने से जी बिहार के बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट चेक करिए ना, वो तो शुरू से ही सीबीआई की मांग कर रहे हैं जी। उन्होंने मौका भी देना नहीं समझा कि मुंबई पुलिस सक्षम है क्या सक्षम है जी। वो तो बार बार कह रहे हैं, चाहे अपना पासवान जी, चिराग पासवान जी का ट्वीट देख लीजिए जी, चाहे बहुत सारे और भी नेताओं के हैं, उनके ट्वीट आप देखिए तो शुरू से सीबीआई की मांग कर रहे हैं। क्या चलिए भैया कोई बात नहीं, क्या बिहार चुनाव के लिए क्या आनंद दुबे जी, आईपीएस में मैं बहुत भेद नहीं समझता हूँ, क्योंकि आईपीएस ही कहीं कहीं सीबीआई में होंगे जी। जी आनंद दुबे जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में चुनाव नजदीक हैं और इसीलिए इस मामले को वहां पर अब भुनाने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों के द्वारा? समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, इसमें क्या कहूं जी। तो नीरज कुमार जी, ये सीधा आरोप लग रहा है आप पर और बिहार के राजनीतिक दलों पर साफ तौर पर कि बिहार में इसको मुद्दा बनाया जा रहा है सुशांत सिंह के मामले को, और इस पर राजनीति इसीलिए की जा रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है। अरे इन्हीं के सहयोगी कांग्रेस पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं जी। तो सवाल पूछना चाहिए राहुल गांधी जी से ना, यहाँ सरकार में शामिल हैं और वहाँ महाराष्ट्र सरकार के इकबाल पर सवाल हो रहा है मुंबई पुलिस पर, और आपके दल के लोग यहाँ मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने तो यह क्या कि हमने यह कहा कि उनके परिजन अगर अनुरोध करेंगे जी, हम अनुशंसा करेंगे जो मेरे क्षेत्राधिकार में, लेकिन अगर राजनीतिकरण का सवाल है तो मेरा सवाल सीधा है जी कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना का गठबंधन है? अगर है तो क्या बिहार कांग्रेस के नेताओं ने लगातार बयान दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या इससे कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सहमत है? क्योंकि रणदीप सुरजेवाला का बयान दूसरा आता है जी।
यहाँ का बयान दूसरे आता है जी। ये सवाल तो उनको अपने गठबंधन के घटक दल से पूछना चाहिए। जी आनंद दुबे जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता आपको जवाब देंगे कि कांग्रेस क्या चाहती है जी। सहमति। अब जेडीयू के प्रवक्ता जेडीयू के बारे में कहेंगे कि बीजेपी के कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी के नेता मैं बोलूंगा पक्ष रखेंगे, जेडीयू के, ये तो गठबंधन है ना जी। इसमें थोड़ी होता है कि हम जो सोचते हो आप सोचते हैं, आप जो कहते हो आप करते हैं। जी नीरज जी कहिए, जवाब दीजिए। हमारी पार्टी जनता दलियों ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हमारी पार्टी ने यह कहा कि उनके परिजन अगर अनुरोध करेंगे तो सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाएगी। मैं एक बात और उनके जो राजनीतिक सहयोगी हैं वही क्रेडिट लेने के लिए बेचैन थे। देखिए सुशांत सिंह, यही तो सवाल है कि बिहार में कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, दिल्ली में कुछ, ये तो आप पूछिएगा ना, हम क्यों पूछेंगे कांग्रेस वाले? उन्होंने लोकप्रियता पाई, मुंबई में उन्होंने स्ट्रगल किया, मुंबई में उन्होंने नाम कमाया, तो हम मुंबई के तो उनको अपना भाई ही मानते हैं ना। क्या जी आनंद दुबे जी अपनी बात को दोहरा दीजिएगा, नीरज कुमार जी तक आपकी आवाज नहीं पहुंची। कह रहा हूँ कि बिहार के जितने सुशांत सिंह राजपूत थे उतने ही मुंबई के भी थे। अगर बिहार के रहने वाले कांग्रेसियों भाइयों को, जेडीयू भाइयों को, भाजपाई भाइयों को अगर उनकी चिंता है तो महाराष्ट्र के भी रहने की 14 करोड़ जनता को उनकी चिंता है, और पूरे भारत के 135 करोड़ देशवासियों को उनके प्रति प्रेम और स्नेह के भाव है। सब यही चाहते हैं कि उनका जो जांच है वो सही तरीके से देश के सामने आए, यही सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे खेल में। लेकिन आनंद दुबे जी, जिस तरीके से आपने कहा है, हालांकि पार्टी की नीति से ऊपर उठ करके आपने ये कहा है कि किसी भी दल का कोई नेता हो इस मामले पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए फिलहाल, क्योंकि ये मामला न्याय की प्रक्रिया से गुजर रहा है। लेकिन आप ही की पार्टी के नेता, आप ही की सरकार के नेता, मंत्री, तमाम लोग इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं कि मामला सीबीआई को क्यों सौंपा गया। नहीं तो अगर यहाँ से सवाल उठा रहे हैं तो क्या वहां से नहीं उठा रहे हैं? मामला तो शांत तब होगा जब दोनों तरफ से नहीं उठाए जाएंगे। जी लेकिन दोनों तरफ से रुकेंगे कैसे? अब ये तो मीडिया का काम है। जी मीडिया अपील करे दोनों दलों से। जी लेकिन दोनों ही दल मानेंगे नहीं। लेकिन नीरज कुमार जी, जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे भी जो सियासी बयानबाजी हो रही है, अब जिस तरीके से संजय राउत की तरफ से ये दावा किया गया है कि सुशांत सिंह के पिता ने 2 शादियां की थी और इसलिए उनके घर वालों से संबंध सही नहीं थे, अब ये मामला सामने आया कि उनकी तो दूसरी शादी हुई ही नहीं है, तो इस तरीके से आप जो बयानबाजी की जा रही है बेबुनियाद तरीके से, उस मामले पर आप क्या कहेंगे? अरे तो वही तो उनसे हमसे सवाल पूछ रहे हैं आप जी। संजय राउत जी पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। सामना में आलेख लिख करके लज्जा नहीं महसूस होता है? किसी के बेटा चला जाए दुनिया से और उसके पिता के बारे में इस ढंग की भाषा को बोलना, वो भी डॉक्टर है, ये नहीं कि पहले वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने मेडिकल का कंपटीशन के बाद उन्होंने अपनी परीक्षा पास की थी। क्या क्या कर रहे हैं लोग, कहाँ ले जाना चाहते हैं? अगर आपको तकनीकी रूप से आप क्षेत्राधिकार का सवाल उठाते, जांच की प्रक्रिया का उठाते, लेकिन आप किसी के माँ पिता के बारे में ऐसी टिप्पणी करना, ये संस्कार बताता है राजनीति का संस्कार किसको कहते हैं। आनंद दुबे जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार इस पूरे मामले पर घिरती हुई नजर आई, तो क्या इस तरीके की बयानबाजी जो की गई है पार्टी के नेता की तरफ से, आपने जो कहा वो सही कहा कि किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी तरीके का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। जी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि संजय राउत जी ने क्या बयान दिया मैंने उसको नहीं सुना। संजय राउत जी ने जो बयान दिया है वो उसका आपको उनसे उत्तर पूछना चाहिए। जी पूछना चाहिए, लेकिन आनंद दुबे नहीं बताएंगे। लेकिन आनंद दुबे जी, पार्टी का पक्ष तो आप भी रख रहे हैं ना, तो पार्टी क्या कुछ करेगी, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी संजय राउत पर? सिंपल भाषा में कह रहा हूँ कि पार्टी के किसी भी दल के किसी भी बड़े या छोटे नेता को इस पर टिप्पणी से बचना चाहिए जब मामला आनंद दुबे जी से गुजर रहा है। आनंद दुबे जी, आपकी व्यक्तिगत राय हमने सुन ली, दर्शकों ने सुन ली, लेकिन अब पार्टी की तरफ से हम जानना चाहते हैं क्या पार्टी इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करेगी संजय राउत पर? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाया है सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर, तो क्या अब कोई संज्ञान लेगा पार्टी में? अब जब बिल्कुल अगर ऐसी कोई बात हुई है तो पार्टी आपस में चर्चा करेगी। जी, हमारी पार्टी तो आपस में बैठ के इसको जानेगी कि भाई क्यों आपने कहा, क्या परिप्रेक्ष्य में कहा। जब तक मैं सुनूंगा नहीं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा या पार्टी के और लोग बात नहीं करेंगे, कैसे जवाब दे पाएंगे?
जी, तो क्या कुछ अगर जिस तरीके से ये बात निकल करके सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने तो दूसरी शादी की ही नहीं, तो इस तरीके के मामले पर, इतने संवेदनशील मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए? अब व्यक्तिगत राय भी बता दीजिए अपनी। जब तक मेरा क्या कहना है कि जब तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस पर चर्चा नहीं कर लेते कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा, उनके कहने के पीछे का क्या तात्पर्य है, उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा, जब तक मैंने तो नहीं सुना और मैंने कभी तक देखा भी नहीं, तो मैं आप तो पूछ रहे हैं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी नीरज कुमार जी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में चुनाव भी और ये मामला अब चुनाव से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बिहार में लगभग सभी दलों के नेता इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा अब इसको बना दिया गया है और इस पूरे मामले को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ लगता है कि अब बिहार चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहेगा? सुशांत सिंह राजपूत को न्याय किसने दिलवाया? नहीं, पहले मैं ये कह रहा हूँ जी कि शिवसेना की पत्रिका है सामना, जी समाचार, उसके आलेख में माननीय संजय राउत जी लिखते हैं जी, तो पार्टी की सहमति के आधार पर उन्होंने उनके पिता के चरित्र न किया। कैसे आप इनकार करिएगा? आपके पार्टी के मुख्य पत्र में यह लिखा हुआ हो सामना में, पिता से अच्छे रिश्ते नहीं, क्या क्या तरीके की बात जो बोलने लायक नहीं है, सब समाज में ऐसी टिप्पणी नहीं की जाती है, तो आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप जब पार्टी एक तरफ सलाह दिया जा रहा है कि राजनीतिकरण मत करिए जी, दूसरे तरफ अपनी पत्रिका में ही, मुख्य पत्रिका में उसके संपादक कौन है, उसके मालिक कौन है, कौन चलाते हैं, तो क्या उससे आप इनकार करिएगा कि हमारी भावना यह नहीं है? इसलिए यह बिल्कुल वैचारिक रूप से सीधे तौर पर तथ्यों को छिपाने की जो मंशा रही, जो उजागर हो गया। मीडिया कर्मियों का भी योगदान बहुत बड़ा रहा है इसमें, लोगों की सहानुभूति भी रही है, उसके बाद ये सारे तथ्य प्रतिवेदित हो रहे हैं। इसलिए हमारी उम्मीद है, राजनीतिक दल है, कोई हरि कीर्तन मंडली तो है नहीं, ऐसा तो नहीं रामनामा करने के लिए पार्टी चलती है। ये स्वाभाविक है, प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन हमारी उम्मीद है कि चाहे जो विधानसभा चुनाव कहे, चाहे बिहारी अस्मिता से जोड़ दे या मुंबई के लोगों से जोड़ दे, मुंबई में बिहारी कोई बोझ नहीं है, बोझ उठाने वाले लोग रहते हैं। इसलिए हमारी उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय मिले। अरे भाई, ये वही शिवसेना है जिसने दो बार संजय निरुपम जी को राज्यसभा भेजा, प्रियंका चतुर्वेदी जी को राज्यसभा भेजा। अरे आप कैसी? अरे सामना किसका है यह बताइए? सामना किसका? मालिकाना हक किसके पास? उसमें द्वारा दिए गए बयान से इनकार कैसे करिएगा? और बिहारी अस्मिता की जितनी बिहार के नेताओं को चिंता है ना, उतनी हमें भी है। वो तो इस बार हम लोग को एहसास हो गया। इसीलिए कोविड-19 के दौर में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लोगों को एहसास हो गया कि मुंबई आर्थिक राजधानी है, देश के लोगों का योगदान है। जब संकट की घड़ी आई तो रास्ता दिखा है। खैर चलिए, आपकी सोच आपको मुबारक। जी, जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी सामने आ रही है, आनंद दुबे जी, जिस तरीके से नीरज कुमार जी ने कहा है कि राजनीतिक पार्टी राजनीति करने के लिए ही होती हैं, और राजनीतिक बयानबाजी जिस तरीके से की जा रही है, प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि एक न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है और एक राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई। दोनों दल मानेंगे, मनवाना तो आपको पड़ेगा, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। जी बिल्कुल हमारी अपील रहेगी सभी से कि कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, कोई भी प्रवक्ता हो, वो अपनी जबान को कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रतिक्रियाएं देना वाजिब सी बात है कि प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, लेकिन कम से कम इस तरीके के बयान सामने ना आए, अनर्गल बयान सामने ना आए, जो कि एक दूसरे के जिस तरीके से चरित्र हनन की बात कही है नीरज कुमार जी ने। जी, बस अपनी जो बयानबाजी है उसका ध्यान रखा जाए। लेकिन आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, नीरज जी आप मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन इसी बीच हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। चलिए इसी वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उन्हें कोरोना पाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रणब मुखर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा है, ये बड़ी खबर, जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी टेस्ट करवाएं।
कई वीवीआईपी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रणब मुखर्जी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं प्रणब मुखर्जी, और उन्होंने भी ट्वीट कर ये अपील की है जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और खुद को आइसोलेट कर लें। प्रणब मुखर्जी ने खुद इस बात की जानकारी दी है ट्वीट कर। प्रणब मुखर्जी कोरोना की चपेट में आ गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर लगातार जिस तरीके से जो वीवीआईपी लोग हैं वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कई बड़े राजनीतिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आई है कि वो भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। लगातार देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, कोरोना की चपेट में कोई भी हो, किसी को भी कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है। ये साबित किया है लगातार कोरोना ने समय समय पर। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रणब मुखर्जी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है, किस अस्पताल में प्रणब मुखर्जी को भर्ती करवाया गया है और कब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई? देखिए, बिल्कुल बताते प्रणब मुखर्जी ने खुद ट्वीट करके बताया गया है कि उनको कोरोना के लक्षण भी महसूस हुए थे और कहीं ना कहीं जो उनकी रिपोर्ट टेस्ट हुई तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट के अंदर भी वो पॉजिटिव पाए गए। और कहीं ना कहीं ये चीज जरूर है कि प्रणब मुखर्जी किसके संपर्क में आए थे और कैसे वो कोरोना पॉजिटिव हुए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, प्रणब मुखर्जी ने ये स्पष्ट किया है कि जो उनके एक हफ्ते के अंदर जो उनके संपर्क में लोग थे उनका भी टेस्ट होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने आप को जाके टेस्ट कराएं ताकि उनको भी कोई दिक्कतें हो तो वो कम से कम अस्पताल के माध्यम से ठीक हो सके। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी एक पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अगर कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अंदर तक जो जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव था या फिर कोरोना के लक्षण थे वो प्रणब मुखर्जी तक पहुंचता है और उनको कहीं ना कहीं लक्षण पाए जाते हैं उनके अंदर, तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के अंदर भी जो डील हुई है उसको लेकर भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं सुरक्षा इस तरीके से लापरवाही किसकी तरीके से हुई है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी ने खुद ट्वीट करके स्पष्ट किया है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार को सोचना चाहिए कि और भी जो चिंताएं हैं कोरोना की तो कहीं ना कहीं उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मगर हाँ, ये जरूर है कि अस्पताल के अंदर भर्ती है मगर ये स्पष्ट नहीं हो पाया अभी कि किस अस्पताल में उनको रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि एम्स के द्वारा अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनको कहाँ रखा गया, किस अस्पताल के अंदर है और कितने दिनों का उनके ऊपर ट्रीटमेंट चलाया जाएगा। जी राजीव तिवारी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? वो पिछले कुछ दिनों में किन किन जगहों पर, किन कार्यक्रमों में शामिल हुए और कौन कौन लोग उनसे पिछले कुछ दिनों में मिले हैं? देखिए, खुद प्रणब मुखर्जी ने एक हफ्ते की रिपोर्ट के लिए कहा है कि जो एक हफ्ते के अंदर जो उनके संपर्क में आए थे या फिर वो जिनके संपर्क में आए थे, जिन कार्यक्रमों के अंदर गए थे, उन सभी कार्यक्रमों के लोगों की जांच होनी चाहिए और जहां तक कि खुद उन्होंने अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में थे लगभग एक हफ्ते के अंदर वो कहीं ना कहीं अपना टेस्ट खुद कराएं ताकि पता लग सके कि किसके अंदर कोरोना के लक्षण थे और किसके द्वारा और लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की दिक्कतें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जनता भी जागरूक हो और यहाँ तक कि जो अधिकारी उन तक मिले हैं वो भी खुद अपनी जांच करवाएं ताकि इस तरीके की दिक्कतें ना हो। जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से अब प्रणब मुखर्जी में कोरोना का संक्रमण जो है वो पाया गया है, तो क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है ताकि उन लोगों को ट्रेस किया जा सके जो भी उनके पिछले संपर्क में आए हैं पिछले कुछ दिनों में? देखिए, बिल्कुल बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी खुद कहा जा रहा है कि जो लोग उनके संपर्क में थे या जिन कार्यक्रमों को वो अंदर गए थे यानी शामिल हुए थे तो कहीं ना कहीं उन लोगों से अपील की जा रही है कि कौन कौन उस कार्यक्रमों के द्वारा या फिर उनके संपर्क में थे। मगर कहीं ना कहीं जो डिटेल निकाली जा रही है कि किन किन कार्यक्रमों के अंदर गए थे या फिर उनसे जो मिलने आए थे वो कौन कौन थे, क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति से मिलने के लिए या फिर किसी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए या फिर उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए एक दायरा होता है और दायरे के अंदर कितने लोग उनसे मिलते हैं वो उनका सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अब उस रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है ताकि पता लग सके कौन कौन लोग उनसे मिलने के संपर्क में आए थे और किन किन लोगों का टेस्ट करवाना जरूरी है। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये अपील उन्होंने खुद ही की है अपने ट्वीट के जरिए कि जो भी उनके संपर्क में पिछले कुछ दिनों में आए हैं वो खुद को आइसोलेट करें और अपनी जांच करवाएं। तो लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं आखिरकार रिया के मन में क्या है और इस पर जो सियासत हो रही है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। लगातार ईडी
की तरफ से पूछताछ की जा रही है। रिया और उनके जो भी कॉमन फ्रेंड्स थे, रिया और सुशांत चक्रवर्ती के, उनसे भी, और लगातार अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और पूछताछ जारी है। सीबीआई की तरफ से भी जांच जारी है और दूसरी तरफ राजनीति भी जारी है। बिहार और महाराष्ट्र के जो राजनीतिक दल हैं वो आमने सामने हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार इस पूरे मामले पर घिरती हुई नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में कुछ ही दिनों पे चुनाव है, उससे भी इस मामले को जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी पर, तो इस पूरे मामले को लेकर के अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब लेने की कोशिश हम कर रहे हैं लगातार इस मामले को लेकर के। और जिस तरीके से ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है, जो तमाम आरोप रिया चक्रवर्ती पर लग रहे थे, उसमें अब बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है और जिन सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती ने नहीं दिया था पिछली बार पूछताछ में, उन पर भी आज सख्ती से पूछताछ की जा सकती है। वैभव गुप्ता हैं, अधिवक्ता हाईकोर्ट के। वैभव जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ जी, धन्यवाद। वैभव जी, क्या कुछ देखते हैं इस पूरे मामले में, जिस तरीके से यह मामला तूल पकड़ रहा है, न्यायिक प्रक्रिया से भी गुजर रहा है, और अब आगे क्या कुछ इस मामले में हो सकता है? रिया चक्रवर्ती की मुसीबत कितनी बढ़ सकती है? देखिए, गवर्नमेंट ने सीबीआई को मैटर ट्रांसफर कर दिया है जी, तो मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट कल इसमें कोई इंटरफेरेंस करेगी और सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ कर देगी सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जी, और सीबीआई का इन्वेस्टिगेट करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की दो डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। जी, तो फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करे इसको, और सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता है कि इसमें इंटरफेयर करेगा। जी बिल्कुल वैभव जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और सीबीआई ही अब इस मामले की जांच आगे की करेगी, तो ऐसे में क्या कुछ लगता है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से विरोध जताया गया है सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाने की कोशिश में है या फिर मुंबई पुलिस की साख पर कहीं ना कहीं बट्टा लगेगा, इसलिए इस पूरे मामले का विरोध किया गया? देखिए, अगर महाराष्ट्र सरकार इस चीज का विरोध कर रही है तो वो भी रिया की ही पिटीशन का समर्थन कर रही है एक तरह से। जी, तो अगर वो उसका विरोध करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनके अगेंस्ट ही फैसला देने वाला है, उनकी फेवर में नहीं देने वाला है। जी, और रही बात की एफआईआर बिहार में क्यों रजिस्टर हुई, हमेशा कंप्लेनेंट की कन्वीनियंस देखी जाती है, उनके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, उन्होंने वहाँ पे रजिस्टर करा दी, उसमें कोई लीगली कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है। जी वैभव जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या बिहार पुलिस को वहां पर जाकर जांच करने का अधिकार था? क्योंकि लगातार ये भी सवाल उठ रहा है कि बिहार पुलिस का अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र में नहीं था, इसलिए वहां पर जांच नहीं करने दी गई बिहार पुलिस को। देखिए, एफआईआर कहीं भी दर्ज हो, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने उनको किसी भी जगह जाना हो तो वो जा सकती है, उसमें कोई बार नहीं है कि वो अपने बिहार में ही रह के इन्वेस्टिगेशन करें उसका। जी, हाँ, तो वो कोई रुकावट नहीं है उनके लिए। जी, और इस मामले में क्या कुछ देखा जाए, क्या इस पूरे मामले को लेकर के रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी की जा सकती है? बिल्कुल, अगर सीबीआई चाहे तो उनकी गिरफ्तारी कर सकती है, उनकी कस्टडी ले सकती है। सबको कल का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश करती है जी, उसी अकॉर्डिंग ये केस चलेगा आगे। जी बिल्कुल वैभव जी, यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है, तो उनके पास अपने बचाव के लिए क्या कुछ अब विकल्प बचे हैं? वो केवल अब अपना डिफेंस पेश कर सकते हैं सीबीआई में और ईडी के सामने। अगर वो बिल्कुल साफ हैं, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, तो वो बच जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी वैभव गुप्ता जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से लगातार ये मामला पेचीदा होता जा रहा है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि आखिरकार जांच सीबीआई को सौंपी जानी है या फिर नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ने सीबीआई को ये पूरा मामला अब सौंपने की बात कही है और अब कहीं ना कहीं सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे, हाईकोर्ट के अधिवक्ता, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अब कुछ ज़्यादा नहीं कहेगा और इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। विनोद मिश्रा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्ते जी विनोद जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती का मामला अब न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है और ऐसे में जो बयानबाजी की जा रही है लगातार राजनीतिक नेताओं की तरफ से और जिस तरीके से अब दावे किए जा रहे हैं उल्टे सीधे, उनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि संजय राउत ने एक दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की 2 शादियां हुई हैं और इसी बात से नाराज थे सुशांत सिंह राजपूत और उनके संबंध उनके पिता से ठीक नहीं थे। एक्चुअली अब संजय राउत जी को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि उनके बयान को उनकी पार्टी कई बार किनारा कर चुकी है। हेलो, कई बार किनारा कर चुकी है और ये हमारे भारत और महाराष्ट्र का भी संस्कार नहीं रहा है कि जो व्यक्ति अब भी नहीं है, जिनका देहांत हो चुका सुशांत सिंह राजपूत जी, और उनका कैरेक्टर एसिनेशन करना या उनके परिवार का एसिनेशन करना कहीं न कहीं ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है जी। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा ले लो या जिस तरह से ये लोग बौखलाए हुए हैं, चाहे केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार या अनाप शनाप जो आरोप लगा रहे हैं जी, उससे एक बौखलाहट दर्शाती है। और मेरा मानना है कि सत्ता में बैठे चाहे जो भी है जी, जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं कोई भी बच नहीं पाएगा जी। लेकिन बच नहीं पाएगा। लेकिन विनोद जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि मामला सीबीआई को ना सौंपा जाए और मुंबई पुलिस सही तरीके से काम कर रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि क्या महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर पुलिस की वजह से, जो पुलिस का जो काम किया जा रहा है, महाराष्ट्र पुलिस जो अपने जांच को आगे बढ़ा रही है, क्या उसका बचाव करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है महाराष्ट्र पुलिस की? महाराष्ट्र सरकार में मुंबई पुलिस की भूमिका इससे पहले बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा काम की है, उसकी स्कॉटलैंड से तुलना होती रही है। लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार का हस्तक्षेप है, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस कहीं न कहीं काम करने में सक्षम है और किसी न किसी को बचा रही है, वो सिर्फ आईपीएस विनय तिवारी के क्वारंटाइन में भी दिखा। और मैं महानगर पालिका में लीडर हूँ बीजेपी ग्रुप का, और आजकल हम लोग डेली उठाते हैं, एक तरफ तो इनके भ्रष्टाचार है, महानगर पालिका का ये काम नहीं है कि बीच में आकर के जो जांच चल रही है, जिसपे पूरी भारत की नहीं पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, कहीं न कहीं कोई साजिश हुई है, उसमें न्याय मिलना चाहिए, उससे कहीं न कहीं भटकाने की कोशिश है जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि भटकाने की कोशिश है, तो क्या कुछ मंशा है महाराष्ट्र सरकार की या शिवसेना की? क्योंकि जिस तरीके से सामना को कहीं ना कहीं हथियार बनाया जा रहा है और सामना में लगातार अलग अलग तरीके से तथ्यों को पेश किया जा रहा है और अलग अलग तरीके के बेबुनियाद दावे, अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, बेबुनियाद दावा भी किया गया है सामना की तरफ से। सामना कोई न्यूज पेपर नहीं है, सामना उनका एक मुख्य पत्र है। सामना के माध्यम से वो गलिच्छ भाषा और अस्तरहीन बात करते रहते हैं। और संजय राउत एक पत्रकार है, लेकिन वो अपना ग्रेड बढ़ाने के लिए सत्ता के गलियारे में अपने आका के यहाँ अपना ग्रेड बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान और इस तरह का लेख और सामना में कल देखने के लिए मिला था, जो निंदनीय है जी। लेकिन आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, सीबीआई जांच करेगी या नहीं, तो क्या कुछ लगता है आपको? क्या अब अगर, क्योंकि ज्यादातर यही बात सामने आ रही है कि सीबीआई को अब ये मामला सौंप दिया जाएगा, तो क्या आपको उम्मीद है किस किस का इसमें नाम सामने आ सकता है? इसमें जो अफवाहें चल रही है, महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्रियों के, बड़े लोगों के हाथ है, उनको बचाने का कहीं न कहीं प्रयास है। और 8 तारीख को दिशा सालियन की पार्टी में कौन लोग शामिल थे, फिर कौन लोग सुशांत सिंह जी के घर पे गए, उनका सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बता रही है, चिक के बता रही है कि न्यूड बॉडी पे एक भी कपड़े नहीं थे। और वहीं पर पुलिस की अलग स्टोरी है कि दिशा के बॉडी पे कपड़े थे। तो कहीं न कहीं सब कवर अप करने की कोशिश हो रही है, किसी न किसी को बचाने का एक असफल प्रयास है। आज नहीं तो कल मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और कल मुझे लगता है कि उसमें फैसला आ जाएगा और सीबीआई की जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विनोद जी, क्या आपको नहीं लगता कि अकेले सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का ये मामला उठाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी और उनके साथ साथ कई और भी ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, क्या उन मामलों की भी जांच नहीं होनी चाहिए? एक तो मैं सरप्राइज हूँ कि कोई भी आत्महत्या होती है 10 से 15 मिनट के अंदर सरकार के दबाव में मुंबई पुलिस एक सर्टिफिकेट देती है कि आत्महत्या कर ली है, जबकि जो बेसिक जांच होनी चाहिए। आप दिशा सालियन का मामला ले लीजिए, वो ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, सुशांत सिंह की मैनेजर थी। अगर
शरीर पे अगर कपड़े नहीं थे तो प्राइमा फेसी पहले उसकी जांच होनी चाहिए, और जो प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए वो नहीं हुआ। वैसा ही तो उसी तरह से आप सुशांत सिंह जी के केस में देखेंगे तो उनके अंदर कोविड का टेस्ट नहीं किया गया, आनंद फानंद में उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया और दिशा सालियान में 2 दिन बाद कोविड टेस्ट करा के निगेटिव आने के बाद किया गया। कहीं न कहीं महानगर पालिका और सरकार कंफ्यूज है और भ्रम की स्थिति में है, और ये सब अड़ंगा डाल के कहीं न कहीं किसी न किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। तो जिस तरीके से लगातार इस मामले में अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है रिया चक्रवर्ती पर, और इनके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे भी बातचीत लगातार जारी है, और अब ईडी में उनसे इस पूरे मामले पर बातचीत चल रही है, पूछताछ की जा रही है तमाम पहलुओं पर, और बड़ा खुलासा होने की कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से 15 करोड़ का आरोप लगा है और उसी मामले पर यह पूछताछ भी चल रही है। और वहीं अब सीबीआई को भी इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, ये भी बात कल साफ हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ।